अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने वाले एसपी चौहान जी। तो आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक संघर्ष को सलाम के बारे में। चौहान जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा। तो चौहान जी, पिछले सप्ताह हमने बात की थी आपके जीवन पर लिखी संघर्ष को सलाम पुस्तक के शुरुआती पन्नों के बारे में, और आपने सच ही कहा था कि जो 181 पृष्ठों में लिखी गई आपके जीवन के बारे में जो अनुभव आपने उसमें बताए हैं, उनको समेट पाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि आपका जो जीवन अब तक का रहा है वो संघर्षों भरा रहा है। तो जो भी आपके बारे में पढ़े, जो भी आपके बारे में जाने, तो उसे आपसे प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी आपकी पुस्तक को लेकर। चौहान जी, मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा कि आप दूसरी कक्षा से ही जो थी आपकी देशभक्ति की भावना, अध्यात्म की भावना आपके मन में थी। तो ये सब भावनाएं कैसे आपके अंदर आई? नेहा जी, जैसा आज दौर चल रहा है, तो जिन दिनों में मैं सेकंड क्लास में यूँ कहें कि अगर 68-69 में इस तरह का वातावरण नहीं था। उन दिनों में लोग अच्छी अच्छी बात करते थे। उन दिनों में महापुरुषों की जीवनियों पे चर्चाएं करते थे बुजुर्ग लोग, मेरी माता जी, मेरी दादी जी, और जहाँ भी बैठते थे तो महापुरुषों पे, क्रांतिकारियों पे, संतों पे चर्चाएं होती थी। तो यूँ समझिएगा कि जैसे पेट में जब बच्चा होता था तो वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनता था, और मेरी माता जी का स्वभाव जो था वो बड़ा धार्मिक और बहुत ही पवित्र भाव थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माता जी के विचारों का प्रभाव जन्म से ही मेरे पे था, और वातावरण बड़ा अच्छा था। आज की तरह नहीं है कि इंटरनेट पे गंदगी आ रही है, नगनता अश्लीलता आ रही है, तो आज के बच्चे उन्हीं बातों को सीख रहे हैं। मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। जैसा माहौल होगा वैसे ही बनेंगे। उन दिनों में बड़ा प्यारा माहौल था, वो 70 का दशक, 80 का, 90 का। तो उन दिनों में हवा में भी अच्छी अच्छी शिक्षाएं थी, उसका प्रभाव मुझ पे पड़ा। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर जन्म से ही स्वतंत्रता, क्रांतिकारी विचारधारा, धार्मिक विचार, वो सब कुछ थे। उसमें मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मेरी माताजी का, पिताजी का आशीर्वाद था, और मेरे तमाम जो मेरे संपर्क में अच्छे अच्छे लोग थे उनका प्रभाव मेरे जीवन में था। इसलिए मेरा बचपन से ही क्रांतिकारियों के प्रति बहुत झुकाव था। चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष, उनकी तरफ उनके विचारों पे कि मेरे जीवन पे बहुत बड़ी छाप थी मेरी। जी, तो शायद यही जो भावनाएं आपके अंदर थी, इन्होंने ही एक रूप लिया और आपने नशे और दहेज प्रथा के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करी। तो क्या शुरुआत यहीं से हुई? हाँ, क्योंकि देखो, या तो आदमी सत्य के मार्ग पे होगा तो ये सारी चीज़ आएंगी। अगर आपके मन में सत्यता है, आप सत्यता के पथ पे हैं, तब किसी भी तरह का अन्याय अगर आप देखेंगे तो उसके प्रति, उसके खिलाफ आपके मन में बगावत आएगी। ये स्वाभाविक है। अगर आप झूठ के रास्ते पे निकल पड़े तो दुनिया के सारे झूठ आपको अच्छे लगेंगे और आप उस रास्ते पे चल निकलेंगे। और अगर आप शुरुआत से सौभाग्य से आप सत्यता के मार्ग पे चल पड़े, जैसे दहेज की बात है, तो नेहा जी, इसमें सोचने की बात है कि लड़की और लड़का अगर बराबर हैं और लड़की के माँ बाप इतनी अनमोल चीज़ दूसरे को सौंपते हैं, साथ में कुछ और देने की क्या ज़रूरत है? लड़की अपने आप में बहुत कीमती है, उसके साथ रुपया, पैसा और जो दहेज का सामान जोड़ने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर संभव होता, बल्कि लड़की इतनी कीमती है, माँ बाप उसको सौंप रहे हैं, बल्कि दहेज तो लड़के वालों को देना चाहिए। तो एक तो ये मेरे दिमाग में था कि लड़की की बेकदरी का मुख्य कारण ही दहेज है, इसलिए दहेज की खिलाफत होनी चाहिए।
और हमने उसकी खिलाफत की। नशा, क्योंकि मैं अपने घर परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से देख चुका था उसके दुष्प्रभाव और लोगों को बर्बाद होते हुए नशे की वजह से, तो स्वाभाविक जो होश संभालते ही ये चीज़ें देखी तो मेरे मन में नशे के खिलाफ शुरू से ही बगावत पैदा हुई और हमने बच्चों को इकट्ठा करके इसके खिलाफ आंदोलन पैदा किया। तो चौहान जी, नशे और दहेज प्रथा के खिलाफ जो आपने लड़ाई लड़ी, तो इस लड़ाई में आपकी कितनी रुकावटें आपके जीवन में आई और कितनी सफलता आपको मिली? नेहा जी, जब भी आप कोई अच्छा काम, हालांकि जब बुरा काम भी करने चले रुकावटें तो आती हैं, परंतु विशेष तौर पे जब आदमी अच्छा काम कोई भी करने चलेगा तो जो नेगेटिव फोर्सेज होती हैं, जो गलत ताकतें होती हैं, जो समाज की दुश्मन फोर्सेज होती हैं, वो आपके खिलाफ रहेंगी और तरह तरह की रुकावटें डालेंगी। स्वाभाविक रूप में जब हमने आंदोलन चलाया बच्चों ने, तो क्योंकि शराब के खिलाफ में जब हमने आंदोलन पैदा किया और उसके रिजल्ट आने लगे, तो जो उस वक़्त के शराब बेचने वाले लोग थे, नशा कराने वाले लोग थे, स्वाभाविक रूप में वो खिलाफ आए और उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, प्रताड़ित भी किया, तरह तरह की खिलाफतें भी आई। और क्योंकि आर्थिक रूप में कमज़ोर थे तो वो ताकतवर लोग थे और शराब बेचने वाले लोग ताकतवर होते भी हैं और पुलिस भी उनके साथ लग गई। इस तरह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना उन दिनों में करना पड़ा, पर क्योंकि बचपन और वो जो सच्चा आंदोलन का मन होता है, जो डरता नहीं है, किसी तरह की जिम्मेदारी भी उन दिनों में नहीं होती, ये सामाजिक जिम्मेदारियां भी बाद में कंधों पे आती है, तो हमारे स्टूडेंट, हमारे युवा बिल्कुल बेफिक्र होकर आंदोलन में जुटे हुए थे, इसलिए हम सफल हो पाए। उसका मुख्य कारण था, एक तो हम निस्वार्थ लड़ रहे थे और दूसरा वो क्योंकि सारे घरों की लेडीज़ प्रताड़ित थी, उनकी ताकत हमारे पीछे थी, उनकी दुआएं हमारे पीछे थी। इस तरह से सफलता शीघ्र मिल गई। तो चौहान जी, इस आंदोलन में कोई रुकावट की घटना आपको याद हो तो वो साझा ज़रूर कीजिए। हाँ, ऐसे तो कदम कदम पे रुकावटें थी, क्योंकि जो बुराई फैलाने की ताकतें हैं वो बहुत बार समाज में काफ़ी हैवी रहती हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो गलत राह पे चलने वाले लोग हैं उनकी ताकतें बहुत मजबूत हैं। अच्छे लोग डर के घरों में बैठे हैं, वो डरते हैं कि अगर उन्होंने बुराई की खिलाफत की तो कितनी तरह की मार उन पे पड़ सकती है, उनका कारोबार उजड़ सकता है, उनके बच्चों को दिक्कत आ सकती है, आर्थिक हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है। से सदा से बुरे लोगों से अच्छे लोग डरते आए हैं, तभी अच्छाई का आंदोलन कई बार कमज़ोर रहता है। उस वक़्त भी था, एक घटना मुझे याद पड़ रही है कि क्योंकि चरित्र मेरा बचपन से ही, चरित्र को लेके मैं बात ही नहीं करता, अपने जीवन पे उसको लागू करता हूँ और मुझे चरित्र सबसे प्रिय है। तो उस वक़्त कुछ गलत ताकतों ने मिलके मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया था। मैं जिस रूम में हम रहते थे, क्योंकि मैं आगे मैं मेंशन करूँगा कि मैं घर छोड़ आया था तो मैं ऑफिस में ही रहता था, तो एक शाम को हमारे वहाँ की एक लड़की कहें या महिला कहें, उसको उन्होंने तैयार करके उसको कुछ पैसे दे के, मैं क्योंकि उनको ज़्यादातर पता था कि कमरे में अकेला हूँ, तो मेरे पास भेज दिया और बाहर से कुंडी बंद कर दी और पीछे से 5 मिनट बाद ही पुलिस आ गई। तो ऐसा मतलब पूरा सीन बनाया गया ताकि बदनाम करने के लिए कुछ कैंपेन ऐसा हो कि अगर चरित्र पर आरोप लग गया तो वो जो आंदोलन चल रहे थे नशे के खिलाफ, जितनी बुराइयां थी उनके खिलाफ, तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। इस तरह का एक षड्यंत्र किया था, मुझे आज भी याद पड़ता है। परंतु मैं, वो महिला अब नहीं रही, मैं धन्यवाद करता हूँ उसका। और फिर मैं कहता हूँ कि सत्यता में बहुत ताकत होती है। उसने, बेचारी ने आके 5,000 रुपये मेरे सामने रख दिए कि सतपाल जी, आपको बर्बाद करने का अभियान चला हुआ है, उसके तौर पे मैं आपके पास आप पे चरित्र का आरोप लगाने के लिए देखो ये 5,000 लेके आई हूँ।
मैं तो आरोप नहीं लगा रही, पर आप बच के रहना। आप पे बहुत जल्दी कोई ऐसी दुर्घटना होने के चांस हैं, आप पे बहुत बड़ा आरोप लगने के चांस हैं, आपको वो आरोप लगा के जेल में डालने का अभियान है, तो आप बच के रहना। और वो 5,000 रुपये मेरे सामने रख गई। मैं कभी ज़िंदगी में उसका एहसान नहीं भूल पाया, और बाद में मैं खैर चुकन्ना भी हुआ। और फिर मैं उसके बाद चाहे मैं किसी को भी साथ रखता, मैं फिर कभी अकेला नहीं रहा। तो इस तरह के षड्यंत्र भी कई बार समाज के दुश्मन लोग, विरोधी लोग रचते हैं। तो ये घटना बहुत बड़ी घटना थी, जिससे मेरे करैक्टर पे आरोप लगाने से बचा। और परमात्मा की दया से, प्रभु के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से मैं आज इतनी बड़ी एज में हो गया। मेरे चरित्र पर आज तक भी कोई रत्ती भर आरोप नहीं लगा। ये प्रभु की कृपा है और समाज के अच्छे लोगों का आशीर्वाद है। जी, तो चौहान जी, इस घटना से भी एक संदेश मिलता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता और मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ कदम कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसपी चौहान जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज हरियाणा और दिल्ली में आपके बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना जीवन लगाने का विचार आपके मन में कैसे आया? नेहा जी, हालांकि जिस तरह का जीवन में मेरा मन रहा है कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे बच्चे हैं गांव में, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशंस का अरेंजमेंट नहीं था, तो मेरे मन में एक टीस थी। क्योंकि मैं खुद भी पढ़ते हुए बड़ी दिक्कतों में रहा, और वहाँ स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते ना, उनमें बैठने की कोई व्यवस्था थी, और उस तरह की क्लासरूम भी नहीं थे, बाहर पेड़ के नीचे भी पढ़े। तो मेरे मन में रहता था कि अगर प्रभु ने, वक्त ने मुझे मौका दिया, तो मैं अपने गांव में और आसपास के गांव में, अपनी सिटी में अच्छे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे। और ये शिक्षा अगर ठीक हो, नींव अगर ठीक हो, तो हमारी जनरेशन बहुत मजबूत आगे बढ़ सकती है, मजबूती से। तो मेरे मन में शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था, और मैं बड़े दर्दों में पढ़ा हूँ। फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। ये मेरी कसक थी कि वक्त किसी तरह मुझे मौका दे, तो मैं और गरीब लोग, जो बेबस लोग, जो असहाय लोग हैं, उनको पढ़ने में मदद कर पाऊँ। तो ये मेरा इरादा अंदर ही अंदर था, पर बाहर निकलता तब कोई साधन होते। तो आज वक्त ने मुझे मौका दिया था, और मैंने ये पहले दिन से ही सबसे पहला स्कूल मैंने सोचा था यहाँ तो निगदू में बनाया, दिल्ली भी बनाए, करनाल में भी, पानीपत भी। तो ये मेरा शिक्षा के प्रति लगाव भी है, और मेरी चाह भी है हर बच्चा पढ़े लिखे, हर युवा पढ़ा लिखा हो, कोई भी अनपढ़ देश में ना बचे, ताकि पढ़े लिखे लोग अपने जीवन का ठीक ठीक फैसला ले पाएँ। तो इस तरह से शिक्षा के प्रति मेरा रुझान जन्म से ही था। वक्त ने जब मौका दिया, तो मैंने शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना संभव समझा। जी, तो चौहान जी, इसी कड़ी में आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आप राजपूत समाज से हैं, लेकिन आप जाति पाति में कोई विश्वास नहीं रखते, कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन आपके लिए जाति पाति समाज के लिए कितनी घातक है? नेहा जी, जैसे मैंने बताया कि महापुरुषों के विचारों का हमारे पे काफ़ी इफेक्ट था। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद जी ने, ये तमाम, कबीर साहब ने जाति संप्रदाय के खिलाफ हमें काफ़ी सजग किया, हमारी ताकत को, मन की ताकत को बढ़ाया। क्योंकि समाज के आम आदमी अगर मेन मसले से हट के, मेन मुद्दों से हट के अगर जातीय बातों में फंसे रहेंगे, संप्रदाय में फंसे रहेंगे, तो ताकत जो है वो संगठित नहीं रहेगी, विघटित रहेगी। समाज में अगर अन्याय के खिलाफ कभी लड़ना पड़े, तो आपस में जातिवाद में बटे रहेंगे, धर्म संप्रदाय में बटे रहेंगे, तो दुश्मन हमारे पे हैवी रहेगा। ये मैं बात बचपन से जानता हूँ कि जब सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं कर पाते, कोई मुद्दे का हल नहीं निकाल पाते, तो समाज को वो जातिवाद में, संप्रदायवाद में, छोटे छोटे उन गलत मुद्दों में भटका के रखते हैं, ताकि समाज संगठित ना हो और अन्याय के खिलाफ लड़ ना पाए।
ये बात मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ कि समाज में जब लोग संगठित, अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी, तब उन्होंने हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट दिया था, क्योंकि जब समाज बटा रहेगा तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था को लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। जब हमारे मेन मुद्दे हैं समाज के, बेरोजगारी, महंगाई, समाज में जो एक किस्म से डिप्रेशन है, एक किस्म से साधनों की ऐसी कमी कि बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो शुरू से ऐसी बात है। मैं एक पार्टी की, किसी एक सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। सत्ता में जो भी रहता है वो आम आदमी की समस्या हल नहीं कर पाता, पता नहीं क्या मजबूरी है। असल में आज मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि इसकी वजह जो मैंने समझनी चाहिए है कि जब इंसान के हाथ में ताकत नहीं होती, फुर्सत होती है, लोगों की समस्या सुनने की फुर्सत होती है, लोगों का दर्द समझने की फुर्सत होती है, पर उसको हल करने की ताकत नहीं होती। और जब हल करने की ताकत आती है, लोग उसको ताकत देते हैं, उसको चुनकर भेजते हैं, तब समस्या हल करने की ताकत आती है। दुर्भाग्य से समस्या सुनने की फुर्सत नहीं बचती। मैं तमाम इस बात पे पहुंचा हूं कि समाज की समस्याएं हल ना होने के पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि जब ताकत है तो समस्याएं सुनने की फुर्सत नहीं है, और जब फुर्सत है तब ताकत नहीं हल करने की। ये कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाया आज तक। पता नहीं कौन आएगा राज में जब लोगों की समस्या सुनने की उस पे फुर्सत होगी, उसका मन होगा सबकी दर्द की बातें सुनने की, सबकी प्रॉब्लम सुनने की, दिल से हल करने की। तब अगर उसके पास ताकत भी होगी, फुर्सत भी होगी, तभी जाके समाज का भला हो पाएगा, तभी देश की समस्याएं हल हो पाएंगी। अभी तक तो मैंने यही देखा है कि जब आदमी विपक्ष में होता है, लोगों के पास जाने की फुर्सत, लोगों की बात सुनने की फुर्सत, लोगों की समस्याएं क्या हैं, कैसे हल होंगी, उस पर विचार करने की फुर्सत। जैसे सत्ता में आते हैं, बात सुनने की भी फुर्सत नहीं, समझने की तो बात दूर, अब बात ही सुनने की फुर्सत नहीं, हल क्या होगा। इसलिए आज समाज की समस्याएं जो कि त्यों हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन से ये बात रही है कि जब समाज में अच्छे सच्चे सुच्चे लोग आएंगे, संवेदनशील लोग आएंगे, तो लोगों की समस्याएं भी हल होंगी। ऐसा मेरा मन नेहा जी रहा है, रहेगा। जी एसपी चौहान जी, आपके विचार वाकई लाजवाब हैं। तो बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एसपी चौहान एक ऐसी शख्सियत हैं जो संघर्षों की भट्टी में तप कर सोना बनी। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से उन्होंने संघर्षों से अपना जीवन पार किया और सबके लिए एक प्रेरणा बने। तो आप जुड़े रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी